अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो तक हमने चैप्टर नंबर 4 के 5 न्यूमेरिकल जो कि 4.5 तक थे वो कंप्लीट किए थे और आज हम इसके जो मज़ीद 3 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं उन्हें कवर करेंगे और फिर अगली वीडियो से चैप्टर नंबर 5 जो कि वेक्टर है उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है पहला वो 4.6 है और ये थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए जो हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ था वो बिल्कुल उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आपके क्लियर होने चाहिए। तो अगर उसको थोड़ा सा रिवाइज करें, सबसे पहले तो आप लोग जो उसकी स्टेटमेंट वगैरह और उसकी जो डेरिवेशन थी वो हमने किस तरह से की थी, रिलेशन क्या बने थे, वो खुद से जो है वो प्रैक्टिस कर लें या फिर उसको रिवाइज कर लें, एक बार देख लें ये न्यूमेरिकल समझने से पहले। तो अगर उसको थोड़ा सा रिवाइज करें तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर हमने ये देखा था या फिर ये पढ़ा था कि हम जब भी किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो जो बॉडी है वो एक्सेलरेट करती है, यानी कि उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन के अंदर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस बॉडी के अंदर। फिर नीचे 2 रिलेशन बताए थे कि ये जो प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन है ये डायरेक्ट रिलेशन में है फोर्स के साथ, यानी कि यहाँ पे हमने जो पहला रिलेशन बताया था न्यूटन के लॉ के अंदर कि द प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, और इसका मतलब हमने वहाँ पे भी समझा था थ्योरी क्लासेस के अंदर भी, और यहाँ पे भी हम लोग समझते हैं कि अगर हमारे पास कांस्टेंट मास का कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई बॉडी हो जिसका मास जो है वो हमारे पास कांस्टेंट हो, यानी कि चेन ना हो, यही वाली बॉडी जो है हम लोग 2-3 केसेस के अंदर लें, तो जो ये वाला रिलेशन है ये हमें क्या बताता है कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन इस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगी। जितनी ज़्यादा फोर्स इस बॉडी के अंदर लगाओगे जो एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगी वो भी उतनी ही ज़्यादा मतलब बढ़ेगी। इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। और दूसरा जो रिलेशन इसी के फॉर्मूले या फिर इसी के न्यूटन के सेकेंड लॉ के अंदर हमने पढ़ा था वो ये था कि दिस प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर हम फोर्स को कांस्टेंट करें तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन आ रहा था वो इन्वर्स रिलेशन आ रहा था। इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या है कि मास जितना ज़्यादा होगा बॉडी का, मास जितना ज़्यादा बढ़ाओगे बॉडी का, तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी ये कम आएगी। मास को बढ़ाओगे एक्सेलरेशन कम आएगी और मास को अगर कम करोगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। अगर फोर्स की वैल्यू जो है वो आप कांस्टेंट कर दो तो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास ये एक बॉडी है और एक जो है ये वाली बॉडी है। इसका जो मास है हमारे पास वो 10 kg है और इसका जो मास है ये हमारे पास 5 kg है। अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रखें यानी कि दोनों केसेस के अंदर फोर्स सेम रखें, इस केस के अंदर भी फ़र्ज़ करो कि 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस वाले मास के ऊपर, और इस वाले मास के ऊपर भी हम 20 न्यूटन की ही अगर फोर्स लगाएं, फोर्स को कांस्टेंट रखें, तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा हमें। इस वाले केस के अंदर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी, F/m यानी कि 20 और अपॉन में 10। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस वाले केस के अंदर अगर देखें तो हमने फोर्स को जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, इसके ऊपर भी वही वाली रखी फोर्स लगाई और इसके ऊपर भी वही वाली लगाई, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी कि हमारे पास 20 और अपॉन में 5 1 और 5 4। तो इस केस के अंदर क्या आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला जो हमारे पास रिलेशन है यहाँ पे प्रूव हो गया। यहाँ पे हमने ये देखा कि जैसे जैसे आप मास को कम करते जाओगे एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे मास को बढ़ाते जाओगे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अगर फोर्स जो है वो आप एक ही जैसी सब केसेस के अंदर लगा रहे हो तो मास को जैसे जैसे बढ़ाओगे एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाएगी, मास को जैसे जैसे कम करते जाओगे एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये जो चीज़ है कि इन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, ये वाली चीज़ आपने जहन में रखनी है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इस प्रॉब्लम के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो हमें क्या बता रही है, फिर इसकी जो वर्डिंग है वो क्या है। तो बोल रहे हैं कि एक एम्प्टी ट्रक है जिसका जो वज़न है, जो वेट है वो 4000 न्यूटन है। एक खाली अगर हमारे पास ट्रक हो तो उसका जो वज़न है
वो 4000 न्यूटन है। तो यहाँ पे अगर हम बनाएं कि ये हमारे पास जो है वो खाली ट्रक है और खाली ट्रक का जो वेट है वो 4000 न्यूटन है, 4000 न्यूटन। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो हमारे पास चीज़ उन्होंने दी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ये इस प्रॉब्लम की जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये चीज़ का या फिर इसका मतलब क्या है कि इसका जो इंजन है, इस ट्रक का जो हमारे पास इंजन है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, इससे ऊपर नहीं जा सकता। मतलब उसके अंदर या फिर उस हमारे पास जो ट्रक है उसकी जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, यानी कि उसका जो इंजन है वो फोर्स इतनी ही लगा सकता है कि उसकी वजह से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। अगर इस ट्रक का हमारे पास जो वज़न है वो 4000 न्यूटन हो, यानी कि ट्रक खाली हो बिल्कुल, तो इसका जो इंजन है इस ट्रक का वो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा सकता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। जितनी भी फोर्स लगाएगा वो हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे, मतलब उतनी ही फोर्स वो लगा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। तो आगे क्या बोल रहे हैं कि इफ़ द ट्रक इज़ लोडेड विद 2000 न्यूटन, कि अगर हम क्या करें कि ये जो एम्प्टी ट्रक था अब इसको भर दें वज़न से 2000 न्यूटन का वेट जो है इसके ऊपर और डाल दें, तो 2000 न्यूटन का वेट, अगर इसका वेट जो था वो हमारे पास 4000 न्यूटन था। अब बोल रहे हैं कि इसके ऊपर हम जो है वो कुछ लोड कर दें सामान, कितने का 2000 न्यूटन का मज़ीद कोई सामान जो है वो लोड कर दें। तो बताओ कि फाइंड करो मैक्सिमम एक्सेलरेशन द इंजन कैन प्रोड्यूस। तो एक्सेलरेशन जो है वो इंजन की या फिर इंजन जो है वो कितनी प्रोड्यूस कर सकेगा, वही वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे पढ़ा कि जो हमारे पास मास होता है अगर हम लोग उसको बढ़ा दें, यानी कि पहले जो इसका वेट था वो 4000 न्यूटन था, अब उन्होंने 2000 न्यूटन मजीद इसके ऊपर जो वेट डाल दिया, इसका मतलब इसका जो मास है वो बढ़ा दिया ट्रक का। तो मास अगर बढ़ा दिया है तो एक्सेलरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी पीछे हमने देख लिया कि एक्सेलरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि ये दोनों इन्वर्स रिलेशन के अंदर होते हैं। तो आंसर हमें यहाँ पे जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे हमें ये समझ आ रहा है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो 1 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होगी, क्योंकि फोर्स उन्होंने यहाँ पे बता दी कि जो उसका जो इंजन है वो प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब जितनी भी फोर्स लगाएगा उससे सिर्फ इतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर डाटा हम लोग बनाएं तो सबसे पहले एम्प्टी ट्रक का बना लेते हैं कि जब ट्रक एम्प्टी था तो जो इसका डाटा था वो क्या था कि वेट जो था इसका वो 4000 न्यूटन था। इसी तरह जो इसकी एक्सेलरेशन थी एम्प्टी ट्रक की, जब ट्रक खाली था तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी तरह जब हमारे पास केस 2 आया जिसके अंदर लोडेड हो गया ट्रक, तो ट्रक लोड होने के बाद जो हमारे पास इसका वेट होगा वो कितना हो जाएगा 4000 और प्लस 2000, यानी कि 4000 इसका अपना वेट ट्रक का और 2000 ऊपर से और डाल दिया हमने तो 6000 न्यूटन। इसी तरह हमें बताना है कि आप बताओ कि लोडेड ट्रक की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी, ये फाइंड के अंदर जो है वो हमें निकाल के बताना है उनको। तो अगर इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो हम मास निकालेंगे, ये जो हमें वेट दिया हुआ है इससे मास निकालेंगे और मास निकालने के बाद फिर ये वाला जो फार्मूला है इसको इस्तेमाल करके देखेंगे। तो अगर एम्प्टी ट्रक की बात की जाए, एम्प्टी ट्रक की बात की जाए तो वेट का जो फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी। तो m इंटू जी से अगर हम लोग इसका मास निकालना चाहें एम्प्टी ट्रक का, क्योंकि हमें मास चाहिए इस वाला ये वाला जो फार्मूला है ये लगाने के लिए, अगर हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि फोर्स ये कितनी लगा सकता है, अगर फोर्स पता लगेगी तो फिर हम जो है वो आगे प्रोसीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो मास निकालना है हमें, हमारा जो पहला काम है इसके अंदर। और मास का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि वेट डिवाइडेड बाय जी। तो m इक्वल्स टू वेट की जो वैल्यू वो हमें 4000 दी हुई है और डिवाइडेड बाय जो g की वैल्यू वो 10 है। तो 0 से 0 कैंसिल और जो मास आया हमारे पास एम्प्टी ट्रक का वो आया 400 kg, 400 किलोग्राम जो है वो हमारे पास ये वाला इसका मास है, यानी कि मास जो था वो 400 kg था। अब अगर हम ये देखें कि ये जो हमारे पास खाली ट्रक है इसका इंजन कितनी फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है,
तो हम फिर आगे जो है वो प्रोसीड कर पाएंगे। फोर्स कैसे निकाल सकेंगे एम्प्टी ट्रक के लिए? फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए। यहाँ पे एक्सेलरेशन दी हुई है और हमारे पास मास भी आ गया, तो फोर्स आसानी से निकल आएगी। मास की जगह डालेंगे 400 और एक्सेलरेशन जो हमें उन्होंने सवाल के अंदर बताई थी कि जो इसका इंजन है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा सकता है कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो 1 जब 400 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो 400 न्यूटन आएगी। और ये हमारे पास आई है फोर्स इस एम्प्टी ट्रक के इंजन की कि ये इतनी फोर्स जो है वो लगा सकता है। अब आप मास कितना भी ज़्यादा बढ़ा दो, फोर्स जो है वो इतनी ही लगेगी। ये इसकी कैपेसिटी, ये इस वाले हमारे पास ट्रक के इंजन की कैपेसिटी है या फिर कैपेबिलिटी है या फिर सलाहियत है कि ये इतनी ही फोर्स लगा सकता है। अब अगर आप मास को बढ़ा दोगे तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू इतनी रहेगी। अगर हम लोडेड ट्रक की अब बात करें तो लोडेड ट्रक के अंदर जो हमारे पास वेट है वो 6000 न्यूटन हो गया। और अगर इसका मास निकालना चाहें कि भाई ये जो हमारे पास अब हमने ट्रक को लोड किया, मास कितना इंक्रीज़ किया है या फिर मास कितना हो गया है, तो हमारे पास जो मास आएगा वो इसी वाले फॉर्मूले से आएगा, m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन जी। डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6000 है, तो 6000 ऊपर और नीचे जो जी की वैल्यू है वो 10 है, तो ये 0 से 0 कैंसिल और जो मास हमारे पास आया है लोडेड ट्रक का वो 600 किलोग्राम आया है, 600 किलोग्राम आया है। तो जो हमने सबसे पहले शुरू में एग्जांपल देखी थी कि अगर हम मास को बढ़ा दें तो मास के बढ़ाने से एक्सेलरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये वही वाला केस है पूरे का पूरा। जो हमारे पास एक बॉडी थी ये वाली हमने यहाँ पे लेट की थी और एक ये वाली लेट की थी कि बोला था कि इसका जो मास है वो 10 kg है, इसका जो मास है वो हमारे पास 5 kg है और इसके ऊपर जो फोर्स लग सकती है वो हमारे पास 20 न्यूटन की फोर्स लग सकती है, तो इसके ऊपर भी 20 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे। अब एक्सेलरेशन इसके अंदर जो थी वो हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही थी और इसके ऊपर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही थी, यानी कि कम मास वाली जो चीज़ थी इसके अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन थी। और अगर मास को हमने बढ़ाया कितना, अगर 5 kg से 10 kg कर दिया तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हुई। तो यहाँ पे भी वही केस है। अब इसको समझो कि ये जो था हमारे पास अनलोडेड ट्रक था जिसका मास जो हमारे पास कितना है 400 kg, 400 kg है और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है या फिर इसका जो इंजन है वो फोर्स लगा सकता है वो 400 न्यूटन की फोर्स लगा सकता है। अब बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इसको लोड कर दें 400 kg से बढ़ा के 600 kg कर दें, इसका जो हमारे पास मास है यानी कि 200 kg मज़ीद इसके ऊपर जो हम लोग लोड डाल दें, तो बताओ कि इसका इंजन जो है वो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा सकता है। तो फोर्स की जो कैपेसिटी है, जो सलाहियत है वो 400 न्यूटन की है कि मतलब इतनी ही फोर्स लगा सकता है वो, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। तो क्या होगा कि इसकी एक्सेलरेशन के ऊपर फ़र्क आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड से कम होकर इसकी एक्सेलरेशन जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे आ जाएगी और वही उन्होंने सवाल के अंदर हमें दी हुई थी कि आप ये फाइंड करके बताओ। तो अगर हम लोग फाइंड करके बताएं तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू है, इसके अलावा जो मास है वो भी है और एक्सेलरेशन जो बतानी है। एम्प्टी ट्रक के ऊपर भी फोर्स यही लगेगी और जो हमारे पास लोडेड ट्रक है उसके ऊपर भी फोर्स यही लगेगी, यानी कि ये फोर्स की जो है वो हमारे पास इतनी ही कैपेसिटी है उस ट्रक की। तो ये सिंपली जो हमारे पास F आ जाएगा कि भाई ये जो इस केस के अंदर ये कांस्टेंट है, यानी कि फोर्स जो इंजन लगा सकता है वो इतनी ही फोर्स लगा सकता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिखें कि F इक्वल्स टू ma के बराबर होता है और हमें अगर a निकालनी है तो a का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F और अपॉन में m। F की जो वैल्यू है वो हमारे पास 400 है और डिवाइडेड बाय जो m की वैल्यू है लोडेड ट्रक की, जो मास हमने अब इंक्रीज कर दिया है वो हमारे पास 600 किलोग्राम है और जब ये आपस में डिवाइड होंगी तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने शुरू में ही बता दिया था कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम आएगी, क्योंकि जो रिलेशन है मास का और एक्सेलरेशन का, अगर फोर्स को हम लोग कांस्टेंट रखें तो वो इन्वर्स रिलेशन है। मास अगर बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू खुद ब खुद कम होगी, अगर फोर्स कांस्टेंट हो। तो वो वाली जो चीज़ थी वो उन्होंने यहाँ पे बताई हुई थी कि इसका जो इंजन है वो प्रोड्यूस कर सकता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। इसका मतलब कि इसकी जो इंजन की फोर्स है वो हमारे पास कांस्टेंट है और वो कितनी थी 400 न्यूटन थी। तो ये था हमारे पास 4.6 और ये थोड़ा सा जो था वो
मुश्किल था, थोड़ा सा ट्रिकी था, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा था। और अगर वैसे भी हम लोग देखें तो अगर हमारे पास एक छोटा वाला मास हो और उसको अगर हम लोग खींचें, फ़र्ज़ करो कि हमारी जो सलाहियत है किसी ऑब्जेक्ट को पुल करने की, उसके ऊपर फोर्स लगाने की, वो 20 मीटर पर सेकेंड है, हम उसको खींच रहे हैं मास को आसानी से। अब क्या हो कि उसके ऊपर और लोड डाल दिया जाए लाके, तो मेरी जो सलाहियत है, मैं तो 20 न्यूटन की ही फोर्स लगा सकता हूँ, तो मैं तो उतनी ही फोर्स लगाऊंगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होगी वो कम होगी, क्योंकि अब लोड बढ़ गया है, यानी कि जो मास है वो बढ़ गया है। तो फोर्स अगर कांस्टेंट हो तो मास और एक्सेलरेशन का इन्वर्स रिलेशन बन रहा होता है। तो ये था हमारे पास 4.6, और मज़ीद जो इसके दो प्रॉब्लम रह गए हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4.7 है, और ये रिलेटेड है पुली के पहले वाले केस से। तो पुली का पहला वाला केस देखें और उसकी डेरिवेशन के अंदर देखें कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला था वो किस तरह से ड्राइव किया था, यानी कि कौन सी बॉडी थी जिसको m1 कहा था, कौन सी बॉडी थी जिसको m2 कहा था, और एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है वो फाइनली क्या बन के आया था। हम यहाँ पे जो है वो सीधा डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है पुली के पहले वाले केस के अंदर वो किसके इक्वल होता है कि m1 माइनस का m2 और नीचे अपॉन में m1 प्लस का m2 और मल्टीप्लाई बाय g। तो ये हमारे पास फार्मूला है जो हमने निकाला था पुली वाले केस के अंदर, जो इस फार्मूले के अंदर इस्तेमाल होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि दो बॉडीज़ हैं A और B जो कि अटैच्ड है टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एक धागे के स्ट्रिंग के एंड्स के ऊपर दो हमारे पास बॉडीज़ हैं जिसको हमने अटैच किया हुआ है, विच पासिस ओवर अ पुली, जिसको हमने पुली से पास कर दिया है। तो ये हमारे पास पुली और इसको हमने जो है वो इस तरह से पास कर दिया धागे को, और इसके एंड के ऊपर जो है वो दो हमारे पास बॉडीज़ लगी हुई हैं, सो दैट दे हैंग वर्टिकली। और ये जो दोनों बॉडीज़ हैं ये वर्टिकली हैंग कर रही है, यानी कि पहले वाला केस है, ये उन्होंने यहाँ पे बताया। इफ़ द मास ऑफ द बॉडी बी इज़ 4 kg, अगर जो हमारे पास बॉडी बी है उसका मास 4 kg है, फाइंड द मास ऑफ द बॉडी ए, बॉडी ए का मास फाइंड करें, विच मूव्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये गलती नहीं करना कि इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो। उन्होंने सवाल के अंदर बताया हुआ है कि जो हमारे पास बॉडी ए है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो लाजमी तौर पे ये वाली जो हमारे पास बॉडी होगी ये ए होगी। अगर उल्टा कर दिया तो मासिस के अंदर जो फ़र्क आ जाएगा और सवाल भी जो है गलत हो जाएगा। तो जो बॉडी ए है वो ऊपर की तरफ जा रही है और जो बॉडी बी है वो यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हमारे पास मास है वो 4 kg है, इसका जो मास है ये हमने निकालना है, ये आपने जो है वो फाइंड करना है। तो बोल दो कि ये हमारे पास जो है वो m1 है और ये जो हमारे पास बॉडी है इसका मास m2 है। अब उन्होंने आगे क्या बताया हुआ है कि ये जो बॉडी ए है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है कितनी एक्सेलरेशन से, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से जो है ये वाली चीज़ ऊपर की तरफ मूव कर रही है और साइमल्टेनियसली ये वाली जो चीज़ है ये नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो आप बताओ कि हमारे पास जो बॉडी ए वाली है यानी कि इसका जो मास है वो कितना है। तो अगर डाटा बनाएं तो डाटा के अंदर सबसे पहले तो m1 की वैल्यू लिखेंगे कि वो हमें 4 kg दी हुई है। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है और जो हमारे पास g है हमें बोला गया है कि वो आप लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ ही साथ जो हमें फाइंड करने के लिए चीज़ दी हुई है वो बोला है कि आप फाइंड करके बताओ m2 कि m2 का जो मास है वो कितना है। तो सिंपली इसके ऊपर फॉर्मूला लगाओ जो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वो होता है m1 माइनस का m2 और अपॉन में m1 प्लस का m2 और मल्टीप्लाइड बाय g। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.5 है इज इक्वल्स टू m1 की जो वैल्यू वो 4 है माइनस का m2 की जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो इसको एज इट इज़ छोड़ दो। m1 की वैल्यू फिर से 4 प्लस का m2 की जो वैल्यू वो फाइंड करनी है तो इसको भी एज इट इज़ छोड़ दो, और जो g है वो हमारे पास 10 है तो 10 मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब हमारे पास जो ये वाली चीज़ है नीचे 4 प्लस का m2 ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड से यहाँ पे जो है वो डिवाइड हो रही है। तो अगर इसे हम इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करके यहाँ पे लेके आएंगे, इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करके यहाँ पे लेके आएंगे तो ये 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब 0.5
इंटू 4 प्लस का m2 और इज इक्वल टू की इस तरफ जो है वो हमारे पास 4 माइनस का m2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ। तो क्या किया कि ये जो हमारे पास पूरी का पूरा ब्रैकेट था ये डिवाइड हो रहा था इस पूरी की पूरी राइट हैंड साइड से, तो हमने इस पूरे ब्रैकेट को उठा के इज इक्वल टू की इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे आके ये जो है मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, जब 0.54 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। फिर प्लस का साइन, मतलब ये जो 0.5 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। फिर 0.5 m2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 m2 एज इट इज़। फिर इसके बाद इज इक्वल टू का साइन, जब ये 10 4 से मल्टीप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा वो 40 आएगा। और फिर माइनस का साइन, और जब ये 10 m2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10 m2। फिर इसके बाद हमें चूँकि m2 की वैल्यू निकालनी है तो m2 वाली वैल्यूज़ को एक तरफ करेंगे और जो कांस्टेंट वाली चीज़ें उनको एक तरफ। ये जो 10 m2 है इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा और जब ये इस साइड पे आएगा तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। और ये जो हमारे पास 2 है, चूँकि इसके साथ m2 नहीं है, हम इसको इज इक्वल टू को इस तरफ लेके जाएंगे, तो जब ये उस तरफ जाएगा तो इसका साइन माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे जब ये वाला 10 आएगा तो प्लस के अंदर 10 m2 प्लस का 0.5 m2 एज इट इज़ इक्वल टू के इस तरफ यहाँ पे 40, और जब ये 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करके वहाँ पे जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस का 2 आएगा। मतलब सिंपली क्या किया कि हमने ये उठा के यहाँ ले आए और ये वाली जो चीज़ है ये उठा के वहाँ ले गए। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 2 टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। इन दोनों के अंदर जो है वो m2 कॉमन आ रहा है, तो m2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो जब m2 को हम लोग कॉमन लेंगे, इस वाली टर्म से जब m2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 प्लस का साइन। इस वाली टर्म में से जब m2 कॉमन ले लिया, हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.5, तो इस तरफ ये वाला। और यहाँ पे 40 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो 38 बचेगा। अब 10 और 0.5 ये दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर्स हैं, और जब ये लोग ऐड होंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10.5 और साथ में m2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर है इज इक्वल्स टू 38। हमें m2 की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 10.5 है ये 38 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 38 डिवाइडेड बाय 10.5। और जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा m2 का वो क्या आएगा 3.61 kg, 3.61 kg, यानी कि ये वाली जो हमारे पास वैल्यू थी 4 kg थी और इसका जो मास था वो 3.61 kg था, तभी ये ऊपर की तरफ जा रहा था क्योंकि इसका मास ज़्यादा था, इसका जो मास था कम था, तभी ये उसकी तरफ जा रहा था। अगर इसका मास जो है वो आपका 4 से ज़्यादा आ जाता तो इसका मतलब ये होता कि आपने जो सवाल किया है वो गलत किया है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की है। क्यों? क्योंकि ये जो हमें सवाल में उन्होंने क्या बताया होता कि ये जो बॉडी ए है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ इसलिए जाएगी जब इसका जो मास है वो कम होगा। जब आप इसकी डेरिवेशन पढ़ोगे गौर से तो उसके अंदर हमने यही बताया था कि जो बॉडी ये वाली है इसका मास कम है और जो बॉडी ये वाली है इसका मास ज़्यादा है, तभी तो ये इस तरह से मूव करेंगी कि ये बॉडी नीचे की तरफ और ये बॉडी ऊपर की तरफ। तो अगर इसका मास 4 से ज़्यादा आ जाता तो हमने कहीं ना कहीं जो है वो गलती की होती है, फिर गड़बड़ की होती है। अब चूंकि इसका जो मास है वो 4 से कम आया है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है और बुक के अंदर भी जो है वो यही वाला आंसर है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4.7 और सबसे आखिरी प्रॉब्लम रह गया है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का, जो कि प्रॉब्लम नंबर 4.8 है। तो उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम 4.8 जो है वो क्या है जी। तो ये हमारे पास आखिरी प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 4 का और ये प्रॉब्लम रिलेटेड है फ्रिक्शन के टॉपिक से। तो फ्रिक्शन के टॉपिक के अंदर हमने एक फार्मूला बनाया था फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने का, जो कि किसके इक्वल था कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो इक्वल होती है म्यू, जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और साथ में मल्टीप्लाई बाय आर, जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है जिस सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और उन दोनों के दरमियान जो है आप लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो ये हमारे पास फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ होगा। और जो प्रॉब्लम की वर्डिंग है वो कुछ इस तरह से है कि एक रेक्टेंगुलर मेटल का ब्लॉक है जिसका मास जो हमारे पास 4 kg है और वो रेस्ट कर रहा है, यानी कि रेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है ऑन द टॉप ऑफ अ मेटल सरफेस, कि हमारे पास एक मेटल की सरफेस है और एक मेटल का जो हमारे पास ब्लॉक है
वो आपस में कांटेक्ट में है, यानी कि मेटल का ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है या फिर इस तरह से पड़ा हुआ है। और जो हमारे पास ये मेटल का ब्लॉक है, इसका जो वज़न है वो हमारे पास 4 kg है। 4 kg का हमारे पास ये ब्लॉक है, ये इस सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है। और बोल रहे हैं कि जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द बॉक्स एंड द मेटल सरफेस इज 0.2, यानी कि जो म्यू की वैल्यू उन्होंने दी हुई है वो 0.2 है। और बोल रहे हैं कि व्हाट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो अपोज करती है मोशन को, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रेजिस्टेंस को बता रही होती है, फिर रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं। मोशन के अंदर जो रेजिस्टेंस आए, जो भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रोक रही होती है मूव करने से, उसे हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर हम इस ब्लॉक को मूव करना चाहें, यानी कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी हमें इस ब्लॉक को मूव करने के लिए, तो जाहिर सी बात है जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रही होती है। जब बॉडीज़ रेस्ट के अंदर होती हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही होती है। फ्रिक्शन की फोर्स ना हो तो ये मूव करना लग जाए इधर उधर, ये भी हमने थ्योरी क्लास के अंदर ही देखा था। तो बोल रहे हैं कि आप बताओ कि हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है कि हम इसको मूव करवा दें। तो अगर यहाँ पे हम डाटा बनाएं तो डाटा के अंदर जो हमें उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं वो दी हुई है मास इसका जो कि 4 kg है। इसके अलावा म्यू की वैल्यू दी हुई है जो कि 0.2 है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, बोला हुआ है कि आप फोर्स निकाल के बताओ कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है इसको मूव करवाने के लिए। अगर हम इसको मूव करवाना चाहें तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। ये जो है ये लिख दो कि ये हमारे पास फाइंड के अंदर है कि हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो फोर्स की वैल्यू बतानी है कि कितनी फोर्स जो है हम लोग लगाएं कि ये जो चीज़ है ये मूव कर जाए। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमें ये वाला फार्मूला अगर लगाएं तो इसके अंदर जो एक चीज़ चाहिए होगी वो ये आर चाहिए होगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होती है? ये एक रिएक्शन फोर्स होती है जो कि बराबर होती है वेट की फोर्स के, यानी कि जो वेट की फोर्स होती है और जो आर होता है ये दोनों बराबर होते हैं। यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये वेट के ही अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रही होती है और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ये भी थ्योरी क्लासेस के अंदर जो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि आर जो है वो बराबर है वेट के, और जो वेट का फॉर्मूला होता है वो एम और जी के इक्वल होता है, तो आर किसके इक्वल आ जाएगा? एम की जगह पे 4, जी की जगह पे जो हमारे पास 10, और आर की जो वैल्यू आएगी वो 4 जब मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग 10 से तो हमारे पास 40 आएगा न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू 40 न्यूटन है। यहाँ पे ये भी लिख दो कि जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास हमें पता होती है कि वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये अगर ना भी बताएं तो ये कांस्टेंट है। अब अगर ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है म्यू इंटू आर, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होगी म्यू की वैल्यू 0.2 और आर की जो वैल्यू निकाली है हमने वो 40 निकाली है। तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8 न्यूटन, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारे पास 8 न्यूटन है। तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसको मूव करवाने के लिए? 8 न्यूटन से ज़्यादा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक मस्ट बी ग्रेटर देन 8 न्यूटन, क्योंकि जो फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है वो 8 न्यूटन आ रही है। तो अगर आपको इसको मूव करवाना है तो आपको 8 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में और आप इस डायरेक्शन के अंदर अगर फोर्स लगाना चाह रहे हो तो अगर 8 न्यूटन लगाओगे तो दोनों बराबर हो जाएंगी, मतलब ये मूव नहीं करेगी, यहीं पे रुकी रहेगी। तो अगर आपको मूव करवाना है तो 8 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाओ तो जो नेट फोर्स होगी इसके ऊपर लगेगी और फिर ये बॉडी जो है ये मूव कर जाएगी। यानी कि ये जो फ्रिक्शन की फोर्स है, फर्ज करो कि यहाँ से जो है वो कोई बंदा 8 न्यूटन की फोर्स लगा के इसको खींच रहा है, तो अगर आपको इसको मूव करवाना है तो आपको 8 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको मूव करवाने के लिए। शायद बुक के अंदर आंसर जो है वो 8 न्यूटन ही लिखा हुआ है, तो 8 न्यूटन तक भी छोड़ दो तो बुक वाला आंसर जो है वो यही है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखा जाए तो 8 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 4 और उसके न्यूमेरिकल्स। और अगली वीडियो से जो फिर हम चैप्टर नंबर 5 जो कि वेक्टर्स है उसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।